देना चाहूँगी। इससे पहले कि मैं उनके बारे में संक्षिप्त परिचय दूं, उनके बारे में एक शेर पढ़ना चाहूँगी कि आपसे मिलकर किसी और से क्या मिलते, आपसे मिलकर किसी और से क्या मिलते, आप जैसा कोई दूसरा न हुआ। मैं मुखातिब हूँ उनसे जिनकी आवाज़ की लर्जिश, उनकी आवाज़ की जादूगरी पूरी दुनिया ही नहीं, पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उस आवाज़ से रूबरू है। हमारे लिए ये बड़ा टफ हो जाता है कि जब ऐसी शख्सियत के बारे में कुछ मुख्तसर लफ्ज़ों का हम सहारा लेते हैं। बहुत ज़्यादा मेरे लिए इस वक्त मुश्किल है, ये शायद कहूँ कि ये मेरे लिए मुश्किल टास्क हो गया है, क्योंकि कहते हैं कि वो एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अपनी फील्ड में जिए भी भरपूर हैं और अपने सुनने वालों को उन्होंने दिया भी भरपूर है। मैं बात कर रही हूँ सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्घोषक, विविध भारती सेवा मुंबई के दिलकश आवाज़ के जादूगर कमल शर्मा जी का, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व हैं। आप 1980 में आकाशवाणी रायपुर से नैमित्तिक उद्घोषक के रूप में आपने अपनी शुरुआत की। 1983 से नियमित हुए और 31 अगस्त 2017 तक आपने बदस्तूर काम किया। आपने इसी तरह बदस्तूर 25 बरस विविध भारती सेवा मुंबई में व्यतीत किए। आकाशवाणी रायपुर के युवावाणी विभाग और विविध भारती सेवा के लिए अनेक कार्यक्रमों की आपने रचना की। ब्रॉडकास्ट लीजेंड अमीन सयानी जी के साथ भारत के दूसरे सबसे लोकप्रिय प्रसारक, लेखक, प्रस्तुतकर्ता आज हमारे बीच हैं। लोकप्रियता का शिखर छूने वाला भारत का पहला इंटरैक्टिव फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश आपने डिजाइन किया, जो इंतहाई मकबूल हुआ। कमल जी के अन्य लोकप्रिय कार्यक्रमों में खास तौर पर हेलो कारगिल रहा, उजाले उनकी यादों के, भारतीय सिनेमा के नक्षत्र, चित्र भारती, छाया गीत और सरगम के सितारे बेहद प्रसिद्ध रहे। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी देश की अनेक आपने नामचीन विभूतियों से रेडियो और दूरदर्शन के लिए इंटरव्यू किया। तकरीबन 15 बरस तक मंच पर लगातार आप सक्रिय रहे और उतनी ही जोश और खरोश के साथ आज हमारे सामने भी शामिल हैं। अखबारों और पत्रिकाओं में आपकी कविताएं लगातार प्रकाशित होती रहीं। आपके अनेक वृत्त चित्र में आपने आवाज़ दी और अभी मौजूदा स्थिति में आप ऑडियो बुक्स के लिए लगातार आवाज़ दे रहे हैं। ये अपने आप में बेहद फख्र का बायस है कि 2 बार रेडियो प्रसारण के लिए आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अपने लफ्ज़ों को मैं विराम देते हुए उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगी मंच पर इन पंक्तियों के साथ कि जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता है। जोरदार तालियां हमारे वरिष्ठ उद्घोषक कमल शर्मा जी के लिए। शुक्रिया। नमस्कार। प्रिय मित्र और अनुज श्री अशोक जामुलकर जी और उनके गौरव समारोह के अध्यक्ष, अम्बेडकरवादी विचारक एवं चिंतक, वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय श्री रंजीत मेश्राम जी, मुख्य अतिथिगण त्रिरत्न बौद्ध महासंघ नागपुर के ब्रह्मचारी अमोक सेतु जी, SNDT महिला विद्यापीठ मुंबई में मराठी विभाग प्रमुख डॉक्टर सुनील रामटेके जी, मुंबई से ही पधारे वरिष्ठ रंगकर्मी, सिनेमा एवं नाट्य निर्देशक श्री देवेंद्र गोरकी जी, जो अपना वक्तव्य देकर के जा चुके हैं, मेरे पुराने रेडियो के सहकर्मी और मेरे अनुज मित्र श्री कमल किशोर पड़ाइक जी, आज के कार्यक्रम के सूत्र संचालन की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही प्रतिभाशाली कलाकार, शायरा और मीडिया पर्सनैलिटी श्री सिद्धि जी, यहाँ देश के कोने कोने से पधारे रेडियो श्रोता परिवार के आत्मीय सदस्य और इस सभागृह में पधारे समाज के विभिन्न क्षेत्रों से संबद्ध गणमान्य नागरिक जन, कलाकार, लेखक, पत्रकार बंधु, आप सबका इस मंच से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इस मौके पे एक शेर मुझे याद आ रहा है, किसी दूसरे संदर्भ में मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। वो शेर है कि
उसके दुश्मन है बहुत आदमी अच्छा होगा, मेरी ही तरह वो भी शहर में तन्हा होगा। लेकिन इस शेर के उलट मैं कुछ कहना चाहता हूं। अगर मैं देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर आदमी अच्छा है तो उसके दुश्मन नहीं होने चाहिए, उसके चाहने वाले होने चाहिए। अगर दुश्मन है तो यानी कि कला के जगत में, प्रसिद्धि के जगत में लोगों के बीच में आपस में रंजिश होती है, ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है। लेकिन अगर कोई आदमी दिल से बहुत अच्छा है, समाज के लिए बहुत कुछ कर रहा है, तो वो जिसे हम आजाद शत्रु कहते हैं, कुछ ऐसी ही बात है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर अशोक भाई के लिए ये बात कही जाए कि उनके मित्र हैं बहुत, आदमी अच्छा होगा और इस शहर में वो तन्हा नहीं बल्कि बहुत लोकप्रिय होगा, और ये उनका अर्जन है, उन्होंने ये अर्जित किया है। कहते हैं ना कि मैं ये कहना चाहता हूं कि सुख जो है वो फिर भी एक बार आदमी को नहीं जोड़ता, लेकिन दुख जो है वो इंसान को जरूर जोड़ता है। और अशोक भाई की कहानी जो है वो शोक से अशोक होने की है। हम सबके जीवन में ये शोक आता है, और अशोक जैसा कि उनका नाम है, मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ करके वो अपने नाम को, जैसे कोई कई हैं कहते हैं ना कि वो उनकी आंखें खराब है और नाम उनका नयन सुख रख देते हैं, किसी का और कोई नाम होता है लेकिन वो अपने नाम के बिल्कुल उलट काम करते हैं। लेकिन हमारे साथी सुनील जी भावुक हो गए थे बहुत, और भावुक होना लाजमी है क्योंकि उन्होंने उनके उस दर्द को, उस पीड़ा को देखा है, जो भोगा है उसको देखा है। और आप जब उन तमाम विपरीत जीवन की परिस्थितियों से निकलते हैं, कुंदन की तरह तपते हैं, और दूसरों के जीवन को भी आप स्वर्णिम बनाते हैं, उसको रोशन करते हैं, तब एक इंसान के रूप में, मानव के रूप में आपका जीवन सार्थक होता है। और बिल्कुल सही बात कही। तो जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि दुख जो है आदमी को जोड़ता है। मैं मुंबई आया था अप्रैल 1992 में, मुझसे पहले इनका इंटरव्यू हो चुका था, ये ज्वाइन कर चुके थे। और जब मेरी इनसे मुलाकात हुई तो पहली मुलाकात में ही ऐसे लगा कि जैसे हम एक दूसरे को बरसों से जानते हैं। कहानी इनकी भी वैसी शोक की कहानी थी, दुख की कहानी थी, लेकिन इनके चेहरे पर, जैसे कि मेरे और साथी ने कहा कि कभी भी इन्होंने उस दुख को जाहिर नहीं किया। नहीं तो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा भी जीवन में परेशानी आए तो पोस्टर लगाने लग जाते हैं, जाने चेहरे में कितना सारा दुख जो है चेहरे पे लटका लेते हैं। अशोक के चेहरे पे हमेशा एक खिली हुई मुस्कुराहट, एक बहुत ही बोझ, एक बड़े ही कहते हैं ना कि जज्बा, एक बड़ी गर्मजोशी दोस्तों के लिए। किसी भी अजनबी आदमी को आप मोहब्बत से भर दें, ये बहुत बड़ी बात होती है, और अशोक का ये बहुत बड़ा गुण है। गरीबी उन्होंने भी देखी, और मैं भी एक बहुत ऐसी परिस्थितियों से आया जीवन में, घर में बहुत अभाव था, बहुत दुख थे, बहुत कष्ट थे। और जब ये कष्ट आपके जीवन में आते हैं तो आप या तो अगर आपको समझने का मौका नहीं मिला तो बहुत निराशावादी हो जाते हैं, और यदि आप को उससे निकलना आता है या आपकी ऐसी संगत हो गई, ऐसे लोग आपको मिल गए, तो वो आपको न केवल उससे निकालते हैं, फिर आप इस तरह से खुद को तैयार कर लेते हैं कि आप दूसरों को उस अवसाद से, उस दुख से निकालने में माहिर हो जाते हैं, एक बहुत अच्छा काम करने लग जाते हैं। तो अशोक भाई का सम्मान एक बहुत अच्छे इंसान का सम्मान है, और अगर आप एक अच्छे समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो एक अच्छे इंसान का पहले निर्माण करिए और उसका सम्मान करना सीखिए। तो ये सिर्फ अशोक भाई का सम्मान नहीं है, ये कहीं ना कहीं उनसे जुड़े तमाम लोगों का सम्मान है, क्योंकि हम सब जब जुड़ते हैं एक अच्छे इंसान से तो कहीं ना कहीं अच्छाई के कुछ अंश उससे लेने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति, अशोक भाई जैसा व्यक्ति जो है, वो एक हर समाज को चाहिए, समाज के नव निर्माण में, उसके रचनात्मक निर्माण में, क्योंकि ऐसे ही लोग जो हैं वो समाज को बदलते हैं। समाज की चुनौतियां जिन्होंने देखी हैं, जिन्होंने जीवन के इतने कहते हैं कि इतने कष्ट देख लिए, और उसके बाद में फिर ऐसा व्यक्ति जिसके सामने दो जून की रोटी का सवाल हो, कपड़े लत्तों को लेकर के सवाल हो, वो फिर
जिंदगी में आप उसको कहीं भी भेज दीजिए, वो जिसे कहते हैं कि वो कई बार निर्लिप्त हो जाता है, उसके लिए वो कष्ट जो है वो कोई मायने नहीं रखते। वो बहुत सुख में भी वैसे ही रहता है और बहुत दुख में भी वैसे ही है। और सबसे बड़ी बात है कि अमूमन ये होता है कि जब अभाव होता है तो आदमी बड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है जीवन में, बहुत सोच समझ के खर्च करता है, क्योंकि पैसे रहते ही नहीं थे तो बहुत जिसे कहते हैं मित व्यय हो जाता है। लेकिन मैं अगर अशोक भाई की बात करूं तो वो ऐसा है कि जो उदारता होनी चाहिए व्यक्तित्व में, उनके व्यक्तित्व में उदारता है। ये उदारता क्या है कि अपने हिस्से में से भी निकाल के दे देना। देखिए उसके लिए अब हृदय की विशालता चाहिए। तो मुंबई की जिंदगी में हम दोनों साथ साथ लगभग एक जैसा बैकग्राउंड, इनका कुछ ज्यादा ही खराब था, ऐसे हालात थे। हम लोग भी 4 भाई बहन, हमारे पास जो कुछ पूंजी थी वो हमारी पढ़ाई थी। मेरी माँ बहुत विदुषी थी, लेकिन जीवन में बहुत संघर्ष, बहुत गरीबी, बहुत अभाव थे। तो दुख ने एक तो हमको जोड़ा, और दूसरी बात है कि मुंबई जैसा शहर जो है, लोग कहते हैं कि बहुत वो शहर बहुत उदार है, जहाँ पर लोग अपने आप से भागते हैं, जहाँ लोगों की पूरी जिंदगी जो है ट्रेन में कट जाती है, आधी जिंदगी ट्रेन में बीत जाती है। तो वहाँ पर एक बहुत जीवंत, एक ऊर्जा से भरे हुए, ओज से भरे हुए इंसान से, जो हमेशा जिंदगी से भरा हुआ है, सबसे बड़ी बात है जिंदगी की खुशी से भरा हुआ है। खुशी उसके पास भी नहीं है, लेकिन वो खुशी को बटोरना जानता है, खुशी को संजोना जानता है, और दूसरे को भी ये एहसास कराता है कि खुश कैसे रहना चाहिए, इसका मंत्र उसके पास में है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो हम एक दफ्तर में थे, मुंबई जैसे शहर में क्या होता है कि जैसी अरे अच्छा यार मिलता हूँ, 4:15 की गाड़ी थी, 4:30 की गाड़ी है, तो लोकल पे उसकी नजर होती है और वो पिंड छोड़ा के भागना चाहता है आपसे, है ना। और सरकारी दफ्तरों में हम लोग काम करते हैं, वहाँ तो भूख भी आदमी को घड़ी की सुई देख करके लगती है, अरे लंच टाइम हो गया, अच्छा अच्छा खाना खा लेते हैं, बेशक भूख ना लगी। एक ऐसे शहर में जब आप रहते हैं और वहाँ, तो मुझे याद है कि अशोक को भी याद होगा, हम लोग निकलते थे और बहुत भूख लगी होती थी। तो घाटकोपर में मुझे याद है कि मैं डोंबिवली में रहता था और ये कल्याण में रहते थे। तो हम हर रोज किसी न किसी की ना पारी बंदी होती थी, और वो गरम बड़ा पाव बनता था उसमें घाटकोपर में। और मुंबई के लोगों की मोहब्बत के लिए, उनका सहयोग के लिए वो इतने वो है कि वहाँ से वो खिड़की से वो जो चलता था, उसका पुड़ा जो है उसमें 8-10 बड़े होते थे, और उसकी खुशबू लेते हुए लोग हमको बाकायदा इज्जत के साथ हमारी सीट तक पहुंचा दिया करते थे। तो मेरी बहन ने एक बार मुझे बाजार में कहा कि बताओ कमल, क्योंकि आप जानते हैं कि मुंबई में कल्याण का जो क्राउड है, डोंबिवली का क्राउड है ऐसा कि रोज आपकी परीक्षा होती है, कैसे आप उसमें से, उस भीड़ में से निकलते हैं, जिंदा वापस आते हैं। और बाद में मैं फिर बेराज चला गया, तो मैं मजाक में, मेरी सिस्टर कहती थी कि बताओ मुंबई का एक्सपीरियंस कैसा है ट्रेन का। मैं क्या, लोग इतनी मोहब्बत करते हैं कि हमारा स्टेशन आता है तो उतरने नहीं देते, पकड़ के रखते और फिर मैंने कहा कि दूसरी चीज़ है कि अगर आपको भरतनाट्यम सीखना है, कुचिपुड़ी सीखना है, जो भी सीखना है, आप एक पाँव खड़ा करिए, दूसरा पाँव आपका चर्चगेट में नीचे आएगा, तो आपकी रोज प्रैक्टिस हो जाएगी। तीसरी चीज़ है, आपको कहीं भी तकलीफ है, मसाज पार्लर है, वो लोग आपको इतना प्यार करते हैं, ऐसा मसाज करेंगे, आप जब नीचे उतरेंगे तो बिल्कुल चंगे। और आखिरी चीज़ जिसकी मैं तुमको गारंटी देता हूँ कि मैं मरने के बाद बिल्कुल स्वर्ग जाऊँगा, तो वो क्या, मैंने कहा वो मरूंगा मैं तो वो मेरा पास चेक करेंगे, अच्छा ये डोंबिवली या विरार से आ रहा है, ये तो पहले ही नरक भोग के आ रहा है, इसको सीधा स्वर्ग दे दो। तो ये वो दुख थे जिनमें हम हंसते थे और उसमें अपने दुखों को भूल जाया करते थे। अशोक को मैंने बहुत बहुत व्यवस्थित देखा, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल डिसिप्लिन, अपना जो भी उसको, और ये मैं समझता हूँ कि आज तक उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। और वो अपने यारों का यार है, रिश्तों को, रिश्ता अपनी बहुत बड़ी पूंजी होते हैं, अपने रिश्तों को कैसे सहेजना, कई बार हम भूल जाते हैं, ठीक है बाद में बात करने। अशोक जो है वो अपने दोस्तों से बात करने के लिए वक्त जरूर निकालता है, और इसीलिए आज यहाँ पर ये जो इतने तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, ये उसकी सबसे मूल्यवान पूंजी है, उसकी कमाई है, जो कुछ उसने कमाया वो सामने नजर आ रहा है। उसके चाहने वाले उसको प्यार करते हैं, और इसीलिए
गर्व भी होता है आपको कि आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि आज के इस दौर में ऊपर वाले ने ऐसे लोगों के सांचे बनाने बंद कर दिए हैं, है ना। मेड इन चाइना हो कोई अलग बात है, क्योंकि आजकल तो चाइना की चीज़ें चलती हैं और 6 महीने के बाद में वैसी भी खत्म हो जाती हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अशोक भाई ने फिर वहाँ से ट्रांसफ़र ले लिया, नागपुर आ गए, और हम लोग, हमारे यहाँ तो भारतीय जो वो है संस्कृति में कहा जाता है, हमारे दर्शन में, कि आवाज़ से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, स्वर से, और हम सब उसी शब्द ब्रह्म के उपासक हैं। और शब्दों के जरिए रेडियो ने एक बहुत बड़ा काम किया। अशोक भाई ने तो रेडियो नाटकों के जरिए भी, रेडियो रूपों के जरिए भी लोगों की जिंदगी से बहुत कुछ निकाला, लोगों को बहुत कुछ दिया। देखिए, हम जिस आकाशवाणी का हिस्सा रहे हैं वहाँ सरोकार बहुत महत्वपूर्ण है। मैं प्राइवेट एफएम की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारे यहाँ वो गृहणियाँ, वो किस खेत में काम करने वाला मजदूर, वो किसान, वो सब हमारे सरोकार में सबसे आगे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अशोक भाई ने जो कार्यक्रम बनाए, उन कार्यक्रमों के जरिए उनको ऊर्जा दी, नई दिशा दी, उनकी दिशा बदलने का काम किया। और यहाँ तो अशोक भाई ने हम सबको आमंत्रित किया, आपको भी आमंत्रित किया, लेकिन रेडियो के अनाउंसर जो हैं बड़े ऐसे कह लीजिए कि बेतकल्लुफी के साथ लोगों के बेडरूम तक चले जाते हैं। उनकी आवाज़ जो है वो हवाओं की पालकी पे सवार होती है और चली जाती कहीं भी। तो उसके लिए एक शेर मजरूह साहब ने कहा है कि रोक सकता हमें जिंदाने भला क्या मजरूह। जिंदाने भला मतलब जिंदगी की जो जेल होती है, दुखों की जो जेल होती है, रोक सकता हमें जिंदाने भला क्या मजरूह। हम तो आवाज़ हैं, दीवार से छन जाते हैं। तो दीवारों से छन छन के लोगों तक पहुंचना, और वो लोग जो अपनी जिंदगी से हारे हुए हैं, वो जो जिंदगी से थके हुए लोग, अकेले लोग, उनको आप अपने संघर्ष से जो कुछ आपने हासिल किया है, एक एसेंस के रूप में आप उस इत्र की खुशबू उनके बीच बांटते हैं, उनके जीवन को बदलने की कोशिश करते हैं। आप अपने शब्दों के दीप जलाते हैं और उनके जीवन से, उनके हृदय से अंधेरा दूर करते हैं। और मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि मैं आज जब क्योंकि मैं जितने भी बरस रहा बॉम्बे में, तो अशोक भाई ने कभी भी अपने मुंह से अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया। मैं इनको गुरेजता था, बचपन की यादें, माँ के बारे में, और बहुत सारे जो ऐसे मानवीय जो दर्द होते हैं, संवेदनाएं होती हैं जो आपको जोड़ती हैं, उन पर तो खूब चर्चा हुई। फिर हम लोग एक ही ट्रेन से जाते थे, फिर आना, व्यस्तताएं भी होती थी, फिर कुछ बनने की एक आप जो ख्वाब होता है, आप उसका पीछा कर रहे होते हैं, और उस शहर में आप शुरू में अजनबी होते हैं, घर बहुत दूर होता है, घर की याद आती है, माँ की, और इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में आपको कुछ करना है जिंदगी में। बाकी सबको मैंने अवसाद में जाते देखा, लेकिन अशोक को कभी नहीं देखा। इसलिए मुझे लगता है कि उनका जो नाम है, उन्होंने अपने नाम को सार्थक किया, जहाँ पर शोक होता ही नहीं, और वो दूसरों के जीवन में भी जैसे उपस्थित होते हैं उसको भी अशोक कर देते हैं। तो ये उनकी बहुत बड़ी खूबी है। और यहाँ जिस तरह से उन्होंने नाटकों का मंचन किया, बहुत सारे नाटक हैं, मनोरंजन के लिए भी होते हैं, लेकिन वो नाटक जिनमें सरोकार छिपा है, जो समाज को बदलने के लिए किए जाते हैं, जिनमें कहीं ना कहीं एक धर्म है। धर्म सिर्फ ये नहीं कि जाके मंदिर में खड़े हुए और आप कोई उपवास रख लिया, या मेरा ये मानना है कि अगर आप एक पिता हैं तो पिता का धर्म आपको आना चाहिए, एक नागरिक है तो एक नागरिक का धर्म आपको आना चाहिए, शिक्षक का धर्म, पति का धर्म, पुत्र का धर्म, मित्र का धर्म, और अगर आप एक निर्देशक हैं उसका धर्म, एक गायक है तो वो धर्म, जो भी काम आपको मिला है आप उसका धर्म निभाना आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यह धर्म हमारे अशोक भाई ने बखूबी निभाया है। मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, बहुत सारी समय मेरे अंदर उमड़ रहे हैं, विचार उमड़ रहे हैं, भावनाएं उमड़ रही हैं, लेकिन समय का भी मुझे ध्यान रखना है। और रेडियो के अनाउंसर तो बड़े इस मामले में बड़े वो कहते हैं ना कि कुख्यात हैं, कि जैसी लाइट देखते हैं तो बोलना शुरू कर देते हैं। हम लोग तो स्टूडियो में लाइट देखते हैं, लाइट का इशारा होता है और हम बोलना शुरू कर देते हैं, और सामने माइक्रोफोन हो तो कहना ही क्या। तो बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोकते हुए मैं शुभकामनाएं दूंगा, और वंदना भाभी को, उनकी बेटी अभिव्यक्ति अनुभूति को भी, क्योंकि परिवार जो होता है किसी भी व्यक्ति की बहुत बड़ी ताकत होता है, उसकी शक्ति होता है। और दूसरा परिवार आप सब हैं, मित्र हैं जो यहाँ आए हैं, आप सब भी उनकी ताकत हैं, हमारी ताकत है। और आज इस आयोजन में आप सब यहाँ उपस्थित हैं। मैं
उनकी ओर से आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और अशोक भाई को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं कि वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और इसी ऊर्जा के साथ, इसी उल्लास और जोश के साथ जीवन में अपने लिए, दूसरों के लिए ऐसे ही करते रहें। यही सच्चे में हमारे मानव होने की सार्थकता है। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कमल शर्मा।